हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टडी करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए अब मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो ध्यान से पूरा लेक्चर देखिएगा। अगर पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो पढ़ने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बस क्या करिएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट डाल्टन जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एवरी कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन्होंने कहा कि इस दुनिया का हर एक कंपाउंड बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एटम। उसे क्या बोलते हैं, एटम। यानी इन्होंने कहा, यानी डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया पहला पॉइंट कि इस दुनिया का कोई भी कंपाउंड है बहुत छोटे पार्टिकल से बना है। एक मिनट, थोड़ा आवाज आ रही है। चलिए अभी मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे ही था, कुछ इश्यूज आ गए थे, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि एवरी कंपाउंड इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब दुनिया का हर एक कंपाउंड एक बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम। ये डाल्टन ने कहा। सेकंड पॉइंट क्या बोले इन्होंने सेकंड पॉइंट में कहा कि एटम कैन टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला उन्होंने, कहा कि ऑल एटम आर आइडेंटिकल इन अ पर्टिकुलर एलिमेंट। क्या बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं, एलिमेंट एल्युमिनियम, तो उसमें एल्युमिनियम के ही क्या होंगे, तो एटम होंगे। एल्युमिनियम एलिमेंट में एल्युमिनियम के एटम होंगे, आयरन एलिमेंट में आयरन के एटम होंगे, कॉपर एलिमेंट में कॉपर के एटम होंगे। वही ये बोल रहा है कि ऑल एटम आर आइडेंटिकल इन अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अब बात करते हैं फोर पॉइंट, एटम कैन नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम ना क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़कर, ठीक है। तो ये चार पॉइंट ऐसे हैं जो डाल्टन ने अपने थ्योरी में बताया, और ये चारों पॉइंट आपको आई होप कि पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से इसको स्टडी करनी चाहिए और इसको रिमेंबर कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट इसको लिख लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताया। अब बात करते हैं एटम। उन्होंने कहा था ना कि दुनिया का हर एक कंपाउंड छोटे पार्टिकल से बना है, जिसे एटम बोलते हैं। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है एटम का, और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक। देखिए एटम की बात करूँ ना, तो एटम इट इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैटर का बहुत छोटा पार्टिकल होता है, विच इज पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, और अपने आइडेंटिटी को खोता नहीं है। जैसे आइडेंटिटी नहीं खोता है, ये क्या है, तो मान लीजिए अगर मैं रिएक्शन कराऊं H2 का हाफ O2 के साथ, ठीक। हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब मान लीजिए इधर हाइड्रोजन था, तो क्या ये हाइड्रोजन इधर आने के बाद नाइट्रोजन बना, क्या, नहीं। नाइट्रोजन के साथ मान लीजिए फास्फोरस बन गया, क्या, नहीं। केवल क्या था, इधर भी हाइड्रोजन था और इधर भी हाइड्रोजन, मतलब रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन ही था, और प्रोडक्ट जो बना उसके अंदर भी हाइड्रोजन ही है। ऐसा तो है नहीं कि इधर हाइड्रोजन था रिएक्शन के पहले और रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोजन बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, और ये अपनी आइडेंटिटी को खोता नहीं है। इसी को हम बोलते हैं एटम। बहुत छोटा पार्टिकल होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सब क्या है, एटम है। एंड एटम हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन इस तरह मिलता है क्या एटमॉस्फेयर में, नहीं, ये H2 फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में, H2 फॉर्म में। अब देखिए बात करते हैं मॉलिक्यूल का, कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखिए लिखा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड हुए बिना एग्जिस्ट करता है। जैसे H2, जैसे O2, जैसे NaCl, जैसे H2 एक्सेट्रा। तो ये रहा मॉलिक्यूल एंड ये रहा आपका एटम। इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। चलो माय डियर स्टूडेंट, अब देख आपको बताने वाला हूं मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान से देखिए। एटम को रिप्रेजेंट हम करते हैं ZXA से। ZXA से, आपने सही सुना, ZXA। अब बात आती है कि A क्या है, Z क्या है, X क्या है। तो आपका जो Z है ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जो आपका A है ना, इसे बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। एंड जो आप X देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं एटम। यानी X आपका एटम है, A आपका मास नंबर है, एंड Z आपका एटॉमिक नंबर है, और इसी से बना है ZXA, राइट। अब इसके एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने कहा सोडियम। अब सोडियम 11 नंबर पे आता है। जब हम लोग एलिमेंट पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन पहले पे आता है, हीलियम दूसरे पे आता है, लिथियम तीसरे पे आता है, ऐसे करके 11 नंबर पे आता है सोडियम। अब सोडियम जितने पे आता है वही आपका Z है।
सोडियम जितने नंबर पे आता है वही आपका क्या है, जेड है। तो सोडियम 11 सोडियम 23 होता है, ठीक है, 11 सोडियम 23 ये होता है। ये जो ऊपर वाला देख रहा है ना, इसको बोलते हैं ए, और यही आपका मास नंबर है। क्या है, मास नंबर। ये जो नीचे वाला देख रहा है ना, इसी को बोलते हैं जेड, और यही आपका एटॉमिक नंबर है। और जो बीच में देख रहा है ना एम, इसी को बोलते हैं एक्स, और ये है आपका एटम। तो ये एटम रहा, ये मास नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। जो आपका एटॉमिक नंबर है ना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, जो आपका एटॉमिक नंबर जेड है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जो आपका एटॉमिक नंबर जेड है ना, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। देख लीजिए, माइंड की खोपड़ी खोलो भाई, देखो, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। 3 नाम है इसका। जो ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर, या एटॉमिक वेट भी बहुत लोग बोल देते हैं। ये आपका मास नंबर है, और ये आपका एटम है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मिल गया, न्यूट्रॉन तो मिला नहीं, क्योंकि एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो मुझे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मालूम चल गया कि सोडियम एटम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं भाई? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए होता है अपर पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको हम क्या बोले थे अभी, मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को मैं माइनस कर दूं, यानी ऊपरा माइनस निचवा, ये भोजपुरी वर्ड है, ऊपरा माइनस निचवा, यानी ऊपर वाले पोर्शन में से नीचे वाले पोर्शन को मैं क्या कर दूं, निगेटिव कर दूं, मतलब माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या जो वैल्यू आएगी ना, वही आपका न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू ऊपरा कितना है 23 माइनस निचवा कितना है 11, यानी कितना आ जाएगा 12, यानी न्यूट्रॉन कितना होगा 12 होगा। यानी अब आपसे कोई पूछे कि बताइए, हाँ, लिथियम, जिसमें ले रहा हूँ लिथियम, 3 लिथियम होता है 7, बताइए लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप भाई, आपको एलिमेंट याद करने पड़ेंगे, कम से कम 30 एलिमेंट तो रख ही लो, कम से कम 30 एलिमेंट, और अधिक से अधिक 118 पूरा रख लो भाई, क्योंकि जब IIT नीट का एग्जाम आप दोगे ना, तो उसमें सब आते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, पूरा रख लो, ठीक। अब देखिए, 1 मिनट आवाज आ रही है यार, अरे यार भाई, यहाँ पे क्या बताएं, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, आते हैं इस प्रैक्टिक टॉपिक पे। मैंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी एटम है तो उसका नाम लेते ही आप बता देंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम 30 एलिमेंट तो याद करने पड़ेंगे, और अधिक से अधिक 118, प्लीज रिक्वेस्ट यू रिमेंबर इट, ओके। चलिए अब बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी एटम की। अब 3 लिथियम, यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं 7। अब 3 क्या है आपका एटॉमिक नंबर, 7 क्या है आपका मास नंबर, और लिथियम क्या है आपका एटम। मैं कहूँ बताइए इलेक्ट्रॉन कितना है 3, प्रोटॉन कितना है 3, न्यूट्रॉन कितना है, तो अपर माइनस लोअर, 7 माइनस 3 कितना होगा 4, यानी न्यूट्रॉन आपका कितना हो गया 4 हो गया, ऊपरा माइनस निचवा। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन को हम एन से लिखते हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए माइनस क्या करते हैं, जेड फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, हर जगह यूज होता है, आपको याद करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। और एटम को ऐसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में होते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस का खोज बताऊंगा कैसे हुआ, किस तरह हुआ, और न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। और ये रहा आपका एटम, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लीजिए, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स के बारे में, ठीक। न्यूक्लियॉन्स होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, लिखा हूं द पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मतलब एटम होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसी पार्टिकल को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। जैसे आप देखिए, ये आपका एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है वो कौन पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। अब बात आती है जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन एग्जांपल, अब यहाँ पे बात आती है कि टोटल न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। एग्जांपल न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, पार्टिकल जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स हैं, लेकिन टोटल न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है, अगर इन सबको मैं जोड़ दूं और जितनी वैल्यू आ जाए वही आपका टोटल न्यूक्लियॉन्स होंगे, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है AMU, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यू, आपके लिए। तो ध्यान से देखिए, AMU का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। आपने सही सुना, AMU को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और U मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट, इसे यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। अब बात आती है कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, तो
तो होता क्या है, इट इज ए यूनिट टू मेजर मास ऑफ एटम। यह एक ऐसा यूनिट है जो मेजर करता है मास ऑफ एटम के मास को। यानी एटम के मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसी को हम बोलते हैं एएमयू। वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। तो आपको याद रखना होगा कि इस दुनिया में जो एटम है उसके मास को मेजर करने के लिए जो भी यूनिट यूज होता है उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अब बात आती है कि एक एएमयू में कितना होता है, तो 1 एएमयू इक्वल टू होता है 1.66 10⁻27 kg। कैसे आया अभी बताऊंगा। 1 एएमयू इतना केजी होता है, ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1.66 10⁻24 ग्राम। अगर मैं एक एएमयू की बात करूं ना तो एक एएमयू 1.66 10⁻27 kg होता है। और अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो भी 1.66 10⁻27 होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो 1.64 10⁻27 होगा। यानी अप्रोक्स सब इक्वल होंगे। यानी एक एएमयू जो होगा 1 मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल 1 मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा, जिसका यूज बहुत बड़ा होता है न्यूमेरिकल्स में। तो आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं एएमयू। जो अभी बताया मैंने एएमयू के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट होता है, यूनिफाइड मास बोलते हैं। और ये मेजरमेंट होता है, मतलब एक तरह का यूनिट होता है जो मेजर करता है एटम के मास को, ठीक। और मैंने बता दिया इसकी वैल्यू होती है 1.66 10⁻24 ग्राम। लेकिन कैसे, तो देखिए 1 एएमयू जो होता है अप्रोक्स इक्वल होता है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। यानी एक न्यूक्लियन के मास के इक्वल होता है 1 एएमयू। और इसी को हम बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा या मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा, अभी बताया था मैंने। अब पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी हैं ये होते हैं 1/n ग्राम के इक्वल। n क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। अब n एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, तो 6.022 10⁻23 होती है। आपको रिमेंबर करने होंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दूं 6.022 10⁻23 को यहाँ पुट करूं और मैं डिवाइड करूं 1 से, जब सॉल्व करूंगा तो आएगा 1.66 10⁻24 ग्राम। अब इसको मैं केजी में लिखूं तो 1.66 10⁻27 केजी होगा। तो ये रहा आपका एएमयू। अब मैं कहूँ एक एटम है, इसके पास 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, तो बताइए कितना इसका मास होगा, तो 16 एएमयू होगा, ठीक है। यानी जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे सबको जोड़ देंगे, जो आएगी वही उतना एएमयू, ठीक। अब बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। प्लीज रिमेंबर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उसी नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जो भी मैंने बताया ZXH, जेड था ना वो एटॉमिक नंबर था, वही इलेक्ट्रॉन था वही प्रोटॉन था, इसलिए। अब बात करते हैं मास नंबर क्या होता है, तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं जोड़ दूं तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मास नंबर होगा, ए होगा। कैसे, तो इसको समझ लीजिए। मान लीजिए अगर मैं कहूँ 11 सोडियम 23, मैं सोडियम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं कहूँ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, आप बोलेंगे 11। मैं कहूँ प्रोटॉन कितने थे, बोलेंगे 11। लेकिन मैं कहूँ आपसे न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ऊपरा माइनस निचवा, यानी 23 माइनस 11। अब 23 माइनस 11 को सोल्व करिए, कितना आएगा, तो आएगा 12, यानी न्यूट्रॉन आएगा 12। अब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दूं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करूं, यानी 11 प्लस 12 करूं, तो कितना आएगा 23। और 23 क्या है आपका, ए है, मास नंबर। देखिए इसी को तो मास नंबर बोलते हैं। तो ऐसे ये है आपका मास नंबर। तो रहा मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एएमयू, राइट। नेक्स्ट चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में, एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। डिटेल समझिए एटॉमिक मास क्या होता है। इट इज अ मास ऑफ एन एटम। एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। कोई बता देगा कि एटम है उसके मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, सिंपल। लेकिन ये एटॉमिक मास को हम फाइंड कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा। आई हैव नो आइडिया दिस टाइम, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, आई कैलकुलेट एटॉमिक मास इजली। कैसे, देखिए टोटल मास ऑफ एटम की बात करूं, भाई टोटल मास ऑफ एटम ही तो एटॉमिक मास है। लेकिन टोटल मास ऑफ एटम कैसे निकालूंगा मैं, तो टोटल मास ऑफ एटम क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एटम है, अगर एटम की हर एक चीज के बारे में नॉलेज आपके पास है तो आप उसकी हर एक चीज के बारे में बता सकेंगे। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं तो कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर एटम के हर एक चीज के बारे में पता है तो आप उसका मास भी निकाल लेंगे, आप उसके और भी सारी जानकारियां प्राप्त कर लेंगे उस जानकारियों के रेस्पेक्ट में। कैसे, देखिए एटम आपका ऐसा होता है, मान लीजिए मुझे नॉलेज है एटम के बारे में, ये आपका एटम है, ये आपका ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और कोई पार्टिकल नहीं होता, मुझे इतना पता है।
अब मुझे किसी ने कहा कि इसका आप भाई मास बता दो, इस एटम का मास। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दूं, प्रोटॉन का मास निकाल दूं, न्यूट्रॉन का मास निकाल दूं और तीनों को जोड़ दूं, तो मुझे मिल जाएगा ना एटम का मास, 100% मिल जाएगा। यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर मुझे एटम का मास निकालना है तो मुझे उसमें प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल का मास निकालना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, और सबको जोड़ देना होगा। जैसे जोड़ेंगे आ जाएगा आपका टोटल मास ऑफ एटम। वही किया हूं मैं यहाँ पे कि टोटल मास ऑफ एटम इक्वल टू टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों टोटल मास ऑफ प्रोटॉन बोला मैंने, क्यों टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बोला? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक तो हो नहीं सकता भाई, बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोटॉन एक नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं। न्यूट्रॉन एक नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए अब बात करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको बताऊं मैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू होती है 9.1 10⁻³ kg। सोचिए कितना कितना कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है कितना कम है, -31 kg। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मान लिया नेग्लेक्ट। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 रुपए है और मैं कहूं मेरे पास 1 रुपए 001 पैसा है, तो बताइए हमारे में आप में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। आपके पास 1 रुपए है, मेरे पास भी 1 रुपए है, क्योंकि 0.001 मतलब क्या? कुछ भी नहीं, नेग्लेक्ट। इसीलिए यहां पे मैंने क्या किया, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिया। अब बचा क्या इनके पास? बचा मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। अब इन दोनों को जोड़ दिया। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, इसीलिए इसके आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, प्लस प्रोटॉन एक तो होगा नहीं तो नंबर ऑफ पी से प्रोटॉन कितने हैं और मास ऑफ प्रोटॉन। समझ गए? अब हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो एज इट इज लिख दूंगा, लेकिन यहाँ प्रोटॉन, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन को मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन में कॉमन ले लो तो न्यूट्रॉन प्लस क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेगा। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बारे में बताया अभी, इसी को बोलते हैं मास नंबर ए, और इसी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने लिखा AMN। और ये जो आप Mn देख रहे हैं ये होता है AMU के बराबर, यानी मैं लिख सकता हूं AMU, यानी मास नंबर के आगे अगर मैं AMU लगा दूं तो आपका टोटल मास ऑफ एटम आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन 1H1 होता है, एक नंबर पे आता है 1H1 होता है। अब इसके ऊपर जो भी आप देख रहे हैं मास नंबर तो 1 है ना, तो 1 AMU लगा दीजिए बस। 1 क्या है? ये है, और आगे AMU आपका यूनिट। तो यानी अब किसी ने पूछा आपसे कि हाइड्रोजन का मास बता दीजिए तो 1 AMU। किसी ने पूछा सोडियम का मास बताइए तो 11 सोडियम 23 होता है तो 23 AMU। किसी ने पूछा हीलियम का मास बताइए तो 2 हीलियम 4 होता है तो 4 AMU। किसी ने पूछा नाइट्रोजन का मास बताइए, 7 नाइट्रोजन 14 होता है तो 14 AMU। किसी ने पूछा ऑक्सीजन का मास बताइए तो ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16 होता है 16 AMU, राइट। तो उसका जो मास नंबर था ना उसके आगे AMU लगा दीजिए बस। तो यहाँ पे 16 होता है 16 AMU। तो ऐसे हम पता करते हैं एटॉमिक मास और इसका यूनिट होता है AMU, राइट। तो इसको लिखिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब टुडे लास्ट टॉपिक अब बता दें एटॉमिक मास के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, और इसके बाद कल इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना लेक्चर, थोड़ा सा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम 11 सोडियम 23 होता है, एटम सोडियम है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन है, लेकिन जो देख रहे हैं ना मास नंबर है 23। अगर मैं कहूँ मास ऑफ सोडियम बताइए तो 23 AMU, यह भी बताया मैंने 23 AMU। अब एक AMU कितना होता है? 1.6 × 27 kg होता है। इसमें वैल्यू रख दीजिए AMU का और 23 मल्टीपल करिए, जो भी आएगा उतना kg, यानी इस तरह हम लोग kg में इसका मास निकाल सकते हैं किसी भी एटम का। अब एटॉमिक मास, इधर एटम लिखा हूं इधर मास, मैं कहूँ 1H1 तो 1 AMU, क्योंकि इसके मास नंबर कितना है 1, इसका मास नंबर कितना है 4 तो 4 AMU, इसका मास नंबर कितना है 7 तो 7 AMU, इसका मास नंबर कितना है 9 तो 9 AMU। दिस इज एटॉमिक मास, राइट। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम का फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, नंबर ऑफ एटम है। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होता है मास ऑफ सैंपल AMU में
एंड एटॉमिक मास इन एमयू, मतलब मास ऑफ सैंपल जो दिया होगा, सैंपल का मास ओ एमयू में और उसका एटॉमिक मास एमयू में। जैसे क्वेश्चन देखिए 24 एमयू हीलियम सैंपल आर गिवन, मतलब हीलियम का 24 एमयू सैंपल गिवन है और पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम, हीलियम के कितने एटम है उसमें। तो 24 एमयू में कितने हीलियम है, आई हैव नो आइडिया, बट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैलकुलेट इजीली नंबर ऑफ एटम। द नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मास ऑफ सैंपल एंड एटॉमिक मास। मास ऑफ सैंपल कितना है 24 एमयू, तो 24 एमयू। एटॉमिक मास कितना है 4 एमयू, एमयू में कैंसिल आउट, 4 6 24, यानी 6 एटम होंगे, यानी 24 एमयू में 6 हीलियम के एटम होंगे। तो ऐसे हम लोग हीलियम कितने एटम हैं ये हम बता सकते हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो प्लीज रिमेंबर दिस फार्मूला एंड माय ऑल कॉन्सेप्ट। आज इतने ही कॉन्सेप्ट रहेगा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, इतना ही कॉन्सेप्ट आज पढ़ाऊंगा मैं, अब इसका नेक्स्ट लेक्चर कल, ठीक है। तो इतना प्लीज प्रैक्टिस टू इट, ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।